हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। एक्सप्लेन पेज पे बात कर लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के कि कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आज अपन डिस्कस करेंगे। ये देखो नीचे वाला आर्टिकल आप एक बार पढ़ लेना कि किस तरीके से मुथैया मुरलीधरन जो कि बॉलर रहे हुए हैं श्रीलंका की तरफ से, जो कि तमिल माइनॉरिटी श्रीलंका की तमिल माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही थी 800, क्योंकि उन्होंने टेस्ट करियर में 800 से ज़्यादा विकेट ली 800 विकेट लिए हैं। तो उस पर ये मूवी बन रही थी। तो क्या कंट्रोवर्सी है, क्या बनी, वो एक बार आप देख लेना अपने हिसाब से, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा काम का इतना आर्टिकल है नहीं, बट ये वाला आर्टिकल जिसमें प्लाज्मा थेरेपी पे डिबेट जो चल रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर रिलायंस वर्सेस अमेजोन का जो केस है, जो कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है, जिसने वर्डिक्ट दिया है अमेजोन के फेवर में, क्या इशू है और आगे क्या वे अहेड हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे दोनों आर्टिकल्स को। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल है प्लाज्मा थेरेपी डिबेट। रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें कोविड-19 पेशेंट्स को प्लेसिड करके एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लाज्मा क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करने का काम करता है। अगर कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस या कोई भी एक्सटर्नल पैथोजन आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो ये प्लाज्मा जो होता है ना, वो ही कहीं ना कहीं रिएक्टिव होता है, रिएक्शन देता है, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने ये कहा है कि आप देखो कि किसी भी तरीके से कोई भी अच्छा कोई आउटकम नहीं निकल पा रहा है इस प्लाज्मा थेरेपी की बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्वलेसेंट, ठीक है, कॉन्वलेसेंट, ये वर्ड रिपीटेडली आता रहेगा। तो ये है स्वास्थ्य लाभ कि ये प्लाज्मा थेरेपी देने से कितने लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ। तो आईसीएमआर ने ये देखा कि भाई ज़्यादा कुछ आउटकम नहीं आ रहा है। इसका डेटा भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आईसीएमआर ने पूरी स्टडी की है। बट दिल्ली और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अभी तक भी प्लाज्मा थेरेपी को कंटिन्यू कर रखा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आईसीएमआर ने धीरे धीरे इस प्लाज्मा थेरेपी को अपना जो नेशनल गाइडलाइन है, नेशनल प्लान जो है, उससे धीरे धीरे ड्रॉप करने का मूड बना लिया। अब सबसे पहले बात तो करते हैं कि ये थेरेपी होती क्या है। देखो, प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि कोई भी एक कोविड-19 का पेशेंट, ध्यान से सुनना, कोविड-19 का पेशेंट जो पिछले 28 दिनों में जिसके यहाँ पर कोई उसकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं आया, वो ठीक हो गया, फिर उसकी बॉडी से ब्लड का सैंपल निकाला जाएगा और उससे उसकी प्लाज्मा की सब्सटेंस है वो अलग कर ली जाएंगी। अब प्लाज्मा जो आ गया तो वो क्या काम करेगा, अब उस प्लाज्मा को आप जो अभी लेटेस्ट इन्फेक्टेड जो भी हैं, जिनके सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कर दोगे, उस प्लाज्मा सब्सटेंस में से निकाल करके सैंपल और थोड़ा थोड़ा सबके इंजेक्शन लगा दोगे जो भी आपके पेशेंट्स हैं। फिर उससे आपको क्या लगेगा कि जो बंदा पहले बीमार हुआ था और उसका 28 दिन तक कोई सिम्टम नहीं आया, दैट मीन्स वो रिकवर कर गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो गई। अब उसकी एंटीबॉडी को यूज़ करेंगे दूसरे पेशेंट्स में एंटीबॉडी जनरेट करवाने के लिए, वही खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदले, ऐसा प्लान करने के लिए। तो इस तरीके से जो ऑलरेडी पहले से कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो कि रिकवर कर गया, उसके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल करके और दूसरे जो अभी इन्फेक्टेड पर्सन है उन लोगों को ट्रीट करना बाई क्रिएटिंग न्यू सोर्स ऑफ एंटीबॉडी इन देयर बॉडीज, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की थेरेपी होती है जिसको प्लाज्मा थेरेपी बोली जाती है। अब बात ये आती है कि ये डिबेट क्यों चल पड़ा है, तो पॉइंट ये आ जाता है क्योंकि आईसीएमआर की स्टडी ने ये कहा है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्वलेसेंट डेटा है ना, ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में कमी नहीं ला रहा है सीवियर कोविड इफेक्ट्स में। कहने का मतलब जिन वजहों से भी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है कोविड-19 की पेशेंट्स में, वो मोर्टेलिटी रेट प्लाज्मा थेरेपी देने के बावजूद भी कम नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हो थ्रू आउट वर्ल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस में आप देख सकते हो अभी तक आईसीएमआर ने इंक्लूड कर रखा था, इस प्लेसिड टेस्ट बोला जा रहा है इसको, ठीक है। अब प्लेसिड भी लिखा हुआ हो तो प्लाज्मा थेरेपी आप समझना। तो इस तरीके से आप देख रहे हो आईसीएमआर अब धीरे धीरे क्या कर रही है, उसको एक्सक्लूड कर रही है। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ पर कैसी फाइंडिंग्स आई जिनके बेसिस पे आईसीएमआर ये कदम लेने जा रही है। तो यहाँ पर हम देखें कि जिन लोगों में शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, मतलब सांस ज़्यादा लंबी नहीं ले पा रहे हैं, थकान उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो कि मॉडरेट हैं कहीं ना कहीं कोविड-19 के इन्फेक्ट्स में या सिम्टम्स में, ज़्यादा सीवियर भी नहीं है तो इतनी अच्छी भी नहीं है, तो उन लोगों को ट्रीट करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी मतलब अप्लाई की गई थी 14 स्टेट्स में और कुछ यूटीज़ में भी। तो ऐसे करके आप देखोगे 39 हॉस्पिटल्स पिक किए और 39 हॉस्पिटल में आप देखोगे वो स्प्रेडेड है 25 सिटीज़ में, और 464 एडल्ट्स को पिक किया गया। 464 में से आप देखोगे 225 को तो ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी दी गई और जो बचे हुए 229 229 को रैंडम जो भी स्टैंडर्ड केयर है वो प्रोवाइड की गई।
तब बाद में पता पड़ा कि प्रोग्रेस क्या रही, तो देखा गया कि जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी ना, वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट 19% थी। तो जिन लोगों को ये जो और प्लाज्मा थेरेपी के अलावा दूसरी जो केयर दी जा रही थी वो दी जा रही थी, वहाँ पर 18% मोर्टेलिटी थी। तो क्या फ़ायदा हुआ जी, यहाँ पर डेटा बिल्कुल क्लियर बोल रहा है। और ये चीज़ रिपीटेडली की जा रही है आईसीएमआर के द्वारा, तो आईसीएमआर इस चीज़ को लगातार ड्रॉप करता जा रहा है। बट दूसरी तरफ दिल्ली और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो रिपीटेडली एक ही चीज़ बोल रही है कि नहीं, हमारे यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, क्या इंडिया के अलावा कहीं दूसरे देशों में भी कहीं ट्राई किया गया है? जी बिल्कुल, 103 पेशेंट्स पे चाइना में ट्राई किया गया। तो कोविड-19 की जो रिपोर्ट हुई थी कि कैसे भी करके प्लाज्मा ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए और क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं वो देखा जाए। तो जब देखा गया तो वहाँ पर 86% पेशेंट्स को एनरोल किया गया था। 60 दिन में जब मोर्टेलिटी को चेक किया गया तो उनको ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। इवन डिजीज़ की सीवियरिटी जो थी वो 15वें दिन तक भी लगातार बनी रही। तो कहने का मतलब प्लाज्मा थेरेपी चाइना में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई दिखाई नहीं दी थी। इसी तरीके से बात ये आती है कि अभी भी जो प्लाज्मा थेरेपी, जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, इसको लगातार इम्पोज किया जा रहा है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे यहाँ पे बात करें अपन महाराष्ट्र में, तो यहाँ के तो आपको पता ही है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी रिलाई इसलिए कर रही है, बोले कि हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इन तीनों पैराग्राफ्स में, मेन चीज़ है इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बट बात ये आती है कि आईसीएमआर अगर इसको रिमूव कर देता है गाइडलाइन से तो क्या होगा? तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात, देखो आईसीएमआर बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया ये कोविड-19, खैर अब तो केसेस कम आने लग गए, बट फिर भी ऐसी जो चीज़ें रिजल्ट ना दे, फिर उनको अगर अपनी गाइडलाइन में रखे तो और नेशनली उनको फॉलो किया जाए, तो कहीं ना कहीं आईसीएमआर को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। तो गाइडलाइंस अगर देखा जाए तो आईसीएमआर की इतनी ज़्यादा बाइंडिंग नहीं होती है कि उनको एज इट इज़ फॉलो किया जाए। बट आप देखोगे कि प्लाज्मा थेरेपी जैसी ये जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को अगर अपनी गाइडलाइन से रिमूव कर देती है ना आईसीएमआर, तो उस केस में कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर एक तो प्रेशर नहीं बनेगा और वो फिर दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। पर इसके अलावा दूसरे इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन करना इस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा का ट्रीटमेंट का कोविड-19 के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे कि आप जैसे मान लो सॉरी, आईसीएमआर ने तो बोल दिया कि बोला प्लाज्मा थेरेपी से सेफ नहीं है, तो पेशेंट क्यों अपनी प्लाज्मा थेरेपी लेगा जब आईसीएमआर ने डिक्लेयर नहीं कर रखा? प्रेशराइज तो नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, बट उस केस में क्वेश्चन तो उठना शुरू हो ही जाएंगे ना। बस वही चीज़ है। बट वही बात है, फिर ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आईसीएमआर ने तो डिक्लेयर कर दिया कि नहीं होगा, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाओगे ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो क्या कहेंगे, भैया आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं आपका पेशेंट है वो नहीं बचेगा। तो ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी। या फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक तरीके से डोनर्स जो हैं वो बेचना शुरू कर देंगे। जैसे आपने देखा भी होगा प्रीवियसली कितना कुछ, मतलब एक पूरा स्कैम सा निकल के आया कोविड-19 के टाइम पे भी। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि प्रेशर तो नहीं है, बट गाइडलाइन से हट जाता है, तो फिर भी कहीं ना कहीं इस थेरेपी पे क्वेश्चन उठने शुरू हो जाएंगे। रही सही में आप देखते हो कि कहीं पर भी प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, तो प्लाज्मा थेरेपी में आप देखते हो एक तो प्लाज्मा पैरासिस करके एक प्रोसेस होता है, एक प्लाज्मा स्टोरेज का काम होता है, एक मेजरमेंट करना, न्यूट्रलाइज करना एंटीबॉडीज़ को, जिससे कि अगर आप प्लाज्मा दूसरे की, जैसे इस पेशेंट की बॉडी की प्लाज्मा निकाला जो कि कोविड-19 से रिकवर हो गया, और जो दूसरा पेशेंट अभी है कोविड-19 से इन्फेक्टेड, उसकी बॉडी में अगर आप प्लाज्मा डाल रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपको इसकी एंटीबॉडी को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी बीमारियां हैं तो वो भी तो लग सकती है ना। एग्जैक्टली वही चीज़, इसलिए उनको न्यूट्रलाइज करना, तो ये सारा प्रोसेस अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो इंडिया में कुछ एक इंस्टीट्यूशंस के पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप देखो, एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं है इस ट्रीटमेंट की, और दूसरी आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो कि प्लाज्मा थेरेपी को प्रॉपर वे में विदाउट एनी रिस्क कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपने आप में ये बहुत बड़ी सवाल है हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के। ठीक है, तो आईसीएमआर की गाइडलाइन अपने आप में वैसे इफेक्टिव बन जाती है अपने आप ही। फिर इस केस में फिर बात आती है वे फॉरवर्ड क्या है। देखो ये नया वायरस है, अभी तक भी एविडेंसेस जो हैं, चाहे थेरेपेटिक देखो या फिर इसके खुद के सिम्टम्स की बात करें, तो लगातार कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। अब एक तरफ देखोगे, आपने नाम सुना होगा रेमडेसिविर करके एक जो ड्रग है, उससे ट्रीटमेंट यूएसए में लगातार दिया जा रहा है। यूएसए का ड्रग रेगुलेटर लगातार बोल रहा है कि हमारे यहाँ पर रेमडेसिविर जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और वो भी चॉइस भी बन चुका है। दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट्स हैं, वो डब्ल्यूएचओ रिपीटेडली कह रहा है कि रेमडेसिविर जैसी ऐसी कोई ड्रग नहीं है जो कि मतलब रेमडेसिविर जो ड्रग है वो कोविड-19 पर इतनी इफेक्टिव नहीं है जितना ये लोग बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब
कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, कौन किसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है, कौन किस चीज़ से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है। इसी तरीके से कंसर्न हमारे साथ भी लगे हुए हैं किसके साथ में, प्लेसिड ट्रायल, कि इसमें भी अभी तक कोई सब्सटेंशियल या फिर अपने स्ट्रॉन्ग कोई आउटकम नहीं मिला है। ठीक है, इसी तरीके से आगे जो ये आर्टिकल है वही चीज़ें बता रहे हैं रिपीटेडली, कोई नया चीज़, अब जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको कंक्लूड कर दी है, और तो बाकी इतना कुछ मुझे दमदार लग नहीं रहा इस आर्टिकल में। ठीक है, जो चीज़ें मेन थी वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल है फ्यूचर रिलायंस का एक एग्रीमेंट और अमेजोन के उसके साथ में एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं पूरा इशू क्या है। हुआ क्या, सिंगापुर के एक ट्रिब्यूनल ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला था, हुआ था, चल रहा था, प्रोसीडिंग्स चल रही थी, 24,713 करोड़ रुपए की एक डील अगस्त में हुई थी, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया है। और फ्यूचर रिटेल जो थी, यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा, आप ध्यान देना, रिलायंस ग्रुप और फ्यूचर के बीच में, तो फ्यूचर रिटेल जो है ना वो अपनी खुद की होलसेल, रिटेल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग यूनिट्स, ये सारी की सारी बेच रहा है किसको, रिलायंस रिटेल को और फैशन स्टाइल को। तो समझ गए आप, फ्यूचर और साथ में है रिलायंस, हो गया एक ग्रुप। अब दूसरी बात करते हैं, वहीं पे फिर बात आ जाती है कि ये जो अमेजोन का है वो रोल क्या है। तभी क्या होता है कि इमरजेंसी ऑर्डर डिक्लेयर किए जाते हैं सिंगापुर बेस्ड एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के द्वारा, जिसको SIAC आगे अपन रिपीटेडली यूज़ करेंगे। तो उन्होंने अमेजोन को एक तरीके से रिलीफ प्रोवाइड की है कि भाई रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है ना वो वायलेट कर रही है इस फ्यूचर ग्रुप की अमेजोन के साथ में जो पहले से डील हो रखी है। समझ गए, इसका मतलब आपको समझ में आ गया ट्रायंगल। रिलायंस तो परचेज कर रहा है फ्यूचर ग्रुप से अपनी, उसकी फ्यूचर ग्रुप के जितने भी स्टेक्स हैं, दूसरी तरफ अमेजोन के साथ में फ्यूचर ने ऑलरेडी एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पर अमेजोन कहीं ना कहीं विक्टिम हो गया, क्योंकि फ्यूचर ने अमेजोन से बात ही नहीं की जबकि उसके साथ एग्रीमेंट हुए थे। इस वजह से फिर अमेजोन पहुंच जाता है कहाँ पे, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। और फिर वो आर्बिट्रेशन सेंटर ये कहता है कि भाई ये जो डील है इसको एक बार होल्ड करो, पहले अमेजोन के कंसर्न्स को आप सेटल आउट करो। क्लियर है ये मैटर आपका। अब देखते हैं होता है क्या, अमेजोन ने अप्रोच क्यों किया। सबसे पहली बात देखो, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, दो पार्टीज के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो दोनों के बीच में मैटर को सॉर्ट आउट करना बिठा करके कि भाई ये वाजिब बात है, ये आप मानो, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। तो रूल कौन से एप्लीकेबल होंगे वो चीज़ वो डिसाइड करता है। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पर है, जैसे कि सिंगापुर की बात हो रही है तो वहाँ पे, और एग्रीमेंट में कितनी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज है उनका पार्टिसिपेशन, ये चीज़ इंश्योर की जाती है आर्बिट्रेशन के टाइम पे। अमेजोन, फ्यूचर ग्रुप, ये अपने आप में दोनों पार्टीज हैं, ठीक है, क्योंकि रिलायंस तो थर्ड पार्टी होगी, कोई रोल ही नहीं है, पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, किसका आ रहा है, अमेजोन का और फ्यूचर ग्रुप का। तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था इस वजह से ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पहुंच गया कहाँ पे, SIAC सियाक के पास में। तो टिपिकली आप देखोगे एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बैठता है तो उसमें 3 मेंबर्स बैठते हैं, 3 मेंबर्स में से एक मेंबर तो एक पार्टी का, दूसरा मेंबर एक पार्टी का, फिर ये दोनों जो नॉमिनेटेड बंदे हैं ये फिर तीसरे मेंबर को अपॉइंट करेंगे। तो ऐसे करके 3 बंदे हो गए। अब बाद में आर्बिट्रेशन आता है। अब आप देखोगे किस तरीके से ये काम करता है। तो अमेजोन ने रिक्वेस्ट किया सियाक को, इस तरीके से सारा आर्बिट्रेटर पूरा हो गया, कोर्ट सेटल हो गया। अब देखते हैं व्हाट कैन दिस इंटरिम अवार्ड बी एनफोर्स, मतलब अगर ये एनफोर्समेंट लागू नहीं होता है तो इंडिया में जो पार्टीज है उन पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिसेस के बेसिस पे देखा जाए, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में अभी तक कोई इस तरीके का कानून नहीं है कि जो एक्सप्रेस कर सके इन ऑर्डर्स को एनफोर्स करने के लिए जो इमरजेंसी ऑर्बिटर ने दिए हैं। कहने का मतलब सियाक ने जो ऑर्डर दिए हैं वो अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, उसके लिए इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्बिटर अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो इंडिया में अप्लाई करने के लिए कोई पार्लियामेंट ने कानून बना रखा हुआ है। ऐसा अभी तक कोई कानून नहीं है। पर हाँ, ये पार्टीज अगर वॉलंटरीली कमिट करती हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं तो बहुत बढ़िया। बट यहाँ पर आपको पता है फेवर में किसके गया है ये ऑर्डर, अमेजोन के फेवर में गया है। तो होगा क्या, अगर यहाँ पर दोनों पार्टीज वॉलंटरीली इस वर्डिक्ट को नहीं मानती है तो अमेजोन के पास में अपर हैंड है, वो फिर जा सकता है इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में। अमेजोन जाकर के हमारे यहाँ पर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट ऑफ 1996 के अंडर जाके और किसी भी कोर्ट में अपनी एक पिटीशन या प्ली लगा सकता है कि भाई सामने वाली पार्टी को इंटरनेशनल ऑर्बिटर ने ये कहा था कि आप हमारे साथ में मैटर सॉर्ट आउट करोगे और इन कंडीशंस पे करोगे, बट वो मान नहीं रहे हैं तो आप उनको मनाओ। तो हाई कोर्ट में बाद में जा सकता है, पर कॉल कौन करेगा, जिस पार्टी के फेवर में ये गया है। यहां पर फ्यूचर ग्रुप नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना।
यहाँ पर अमेजोन करेगा, क्योंकि अमेजोन के फेवर में गया है ये, और अमेजोन ही कहीं ना कहीं विक्टिम होगा कि भाई आर्बिट्रेरी कोर्ट है, उसने तो बिल्कुल ट्रिब्यूनल है, उसने तो ये कह दिया कि भाई अमेजोन के लिए ये फेवरेबल चीज़ है या फिर आपको ये करना पड़ेगा, और अमेजोन उस वर्डिक्ट से खुश भी है, बट फ्यूचर ग्रुप उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, तो अमेजोन ही जाएगा ना वहाँ पर परेशान होकर के, समझ गए। तो फ्यूचर ग्रुप के पास में कोई अपहरण नहीं है। तो कहने का मतलब अमेजोन अगर खुश नहीं है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूलिंग, तो तब वो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कहीं पर भी जाकर के सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अंडर चला जाएगा। बट यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पर इस तरीके की इमरजेंसी रूलिंग को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई कानून नहीं है कि इंटरनेशनली कोई आए वर्डिक्ट और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए कानून हो। पर जो विक्टिम है वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है, फिर हाई कोर्ट अपने हिसाब से काम कर सकता है। क्लियर है ये चीज़। अब देख लेते हैं क्या फ्यूचर जो है, फ्यूचर चैलेंज कर सकता है इस इंटरिम अवार्ड को, तो बोला नहीं कर सकता। बात मैंने चली क्लियर कर दी। अगर एक बार अमेजोन पिटीशन फाइल कर दे हाई कोर्ट में और फिर बाद में फ्यूचर कोर्ट के पास में भी स्कोप आ जाता है कि वो अपनी बातों को जस्टिफाई कर सके कि भाई हम क्यों नहीं मान रहे आर्बिट्रेशन की बात, जो एसआई ये सियाग जो है इसने जो वर्डिक्ट दिया है क्यों हम नहीं मान रहे, तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। बट शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत करेगा अमेजोन, जो विक्टिम है वो करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बात आ जाती है, ये पूरा मुद्दा है सारा का सारा। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर ही क्यों हब बन रहा है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का। देखो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिंगापुर में क्या एक बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए आप देखोगे तो इंडियन कंपनीज सिंगापुर को ही प्रेफर करती हैं सबसे ज़्यादा, जस्ट बिकॉज कि इंडियन कोर्ट्स में बिना हाथ पांव की बातें की जाती हैं। रिगमेरोल का मतलब होता है बिना हाथ पांव की बातें, समझ गए। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है जजेस। आप देखते हो कभी ऐसे वर्डिक्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि भाई हाईवे के आसपास में शराब की दुकान कोई नहीं खोलेगा। बेरोजगारी बढ़ गई थी ज़बरदस्त तरीके से। इसी तरीके से अगर कोई प्लांट लगना है, उस प्लांट को एकदम यूं वो सोच के बिना सोचे समझे कि बस फैक्ट्स के बेसिस पे उस प्लांट की प्रोडक्शन के अंदर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज नहीं है। हमारी जुडिशरी वर्डिक्ट तो दे देती है बट उनके पास में कोई बेस नहीं है, इसलिए ये अवॉइड करते हैं। इंडियन कंपनीज वो भी सिंगापुर ही जाकर के अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी ये फील करती है कि न्यूट्रल ग्राउंड होना चाहिए, न तो इंडिया न उनका खुद का देश, बस सिंगापुर सबसे न्यूट्रल है, सबसे बेस्ट, वहाँ जाकर के बात कर लो। तो इस तरीके से सिंगापुर में लगातार आप देखते हो बहुत सारे आर्बिट्रेशन कोर्ट्स का जो है हब बन चुका है अभी सिंगापुर। ओके, इज इट क्लियर। फिर बात करते हैं इंडिया में क्या स्टैंड है। तो देखो मुंबई में अभी फिलहाल रिसेंटली एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। ऐसी बात नहीं है इंडिया के पास नहीं है, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये रिसेंट डेवलपमेंट ही है, थोड़ा टाइम लगता है इमेज बनाने में। जब आप वर्डिक्ट दे देते हो बड़े बड़े, लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार यहाँ पर सही सेटलमेंट हो सकता है, वहाँ आप पहुँच जाते हो, फिर वो अपने हिसाब से सेटलमेंट करते हैं। अब सिंगापुर में अगर रिपोर्ट देखें SIAC की, तो उसके हिसाब से देखें तो इंडिया सबसे ज़्यादा केसेस को सेटल करने वाला कंट्री है यहाँ पर जाकर के। 485 केस इंडिया ने किए हैं 2019 में, तो फिलीपींस ने 122, चाइना ने 76, तो USA ने 65। ऐसा नहीं है इंडिया ही जाता है, वर्ल्ड के पूरे कंट्रीज आते हैं, बट सिंगापुर हब बन गया है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।